कथा कहानी किस्सा के सभी दोस्तों को नमस्कार। हर समस्या का हल होता है। समस्या है तो समाधान भी है। आज की कहानी भी ऐसी ही है। आज की कहानी लिखी है नीलिमा सिंह ने और शीर्षक है समाधान। मनीषा ने जोर से दरवाजा बंद किया और चटकनी लगाकर बिस्तर पर औंधे मुंह गिर गई। तकिए में मुंह छुपाकर वो रो पड़ी। पहले आंखों से आंसू ही निकल रहे थे, अब हिचकियां भी बंध गईं। पुष्कर ने मनीषा के सिर पर हाथ फेरना चाहा, लेकिन रुक गया। खुद पर काबू रखकर खामोश बैठा रहा। पिछले हफ्ते से रोज यही तो हो रहा है। मनीषा रोते हुए कमरे में आती है, देर तक रोती है। पुष्कर उसे पानी देता है और समझाता है। मनीषा धीरे धीरे सामान्य होती है और फिर पुष्कर से लिपटकर सो जाती है। पुष्कर उसका हाथ थामे देर तक छत की तरफ ताकता रहता है। कभी अपने को धिक्कारने लगता है कि अच्छी खासी लड़की का क्या हाल बना दिया है उसने। अभी 4-5 महीने पहले की तो बात है जब वो मनीषा को ब्याह कर लाया था। शादी होकर घर आई थी तो कितनी सुंदर लग रही थी। मनीषा से शादी आसानी से नहीं हुई थी उसकी। बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। शादी के लिए कई दिनों तक मनीषा के पापा से बात होती रही। वो एकदम तैयार हो गए। इस संबंध में अगर कोई रुकावट थी तो वो थी पुष्कर की माँ। वो नहीं मान रही थी। ले देकर माँ की आपत्ति यही थी कि लड़की वालों का घर अच्छा नहीं है। माँ की दलील होती कि शुक्ला जी प्राइमरी के मास्टर ही तो हैं। 2 बेटियों की शादी कर चुके हैं। इस तीसरी के ब्याह के लिए उनके पास बचा ही क्या होगा। लड़की को चाटना थोड़े ही है। समाज बिरादरी में भी तो मुंह दिखाना पड़ता है। बीएससी किया है, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं चला दिया। फर्स्ट डिवीजन अब बोरी भर भर के मिलती हैं। पुष्कर के पिता शंकर पाठक ने ही बात आगे बढ़ाई थी। पुष्कर की नौकरी लगने के बाद उसके पिता ने शादी के बारे में जब उससे बात की तो उसने ही मनीषा के बारे में बताया था। पाठक जी मनीषा के पापा को बहुत अच्छी तरह तो नहीं जानते थे, लेकिन उनके बारे में सुना जरूर था। अब छोटे शहर में तो ऐसा ही होता है। उन्होंने ही शुक्ला जी से बात की थी। बात पक्की ही थी, लेकिन जब मां को पता चला तो सब उलट पुलट हो गया। मां पुष्कर के विवाह की बहुत दिनों से राह देख रही थी। बड़े बेटे ने खुद अपनी मर्जी से कायस्थ लड़की से शादी कर ली थी। पाठक जी ने बहू को स्वीकार कर लिया था, लेकिन चोट खाई मां छोटे बेटे की शादी ऐसी वैसी जगह नहीं करना चाहती थी। पाठक जी ने जैसे ही मनीषा के बारे में पुष्कर की मां को बताया, वो आग बबूला हो गई। बिना उनसे बात किए पुष्कर की शादी की बात कैसे आगे बढ़ी, इस पर वो बहुत गुस्सा थी। पाठक जी ने समझाया कि लड़की देखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मां ने एक न सुने। शुक्ला जी के घर से बार बार पूछा जा रहा था, लेकिन पाठक जी भी जवाब देते तो क्या देते। मनीषा को पुष्कर ने भी देखा था। सामान्य कद काठी की मनीषा बहुत सुंदर तो नहीं थी, लेकिन आकर्षक थी। पुष्कर के कुछ मित्र भी उसे जानते थे और उसके बारे में अच्छी राय रखते थे। खेलकूद में उसकी रुचि नहीं थी, लेकिन पढ़ाई में मनीषा के बराबरी नहीं थी। घर में उसकी शादी की सुगबुगाहट चल रही थी, इसका भान मनीषा को था। उसे यह भी पता था कि पिता 2 साल पहले रिटायर हो चुके थे और अब अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते थे। मनीषा और आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन वो अपने परिवार की मजबूरियों को भी जानती थी। पुष्कर के बारे में उसे पता था कि वो अच्छा लड़का है, पर वो अभी अपने आप को शादी के लिए तैयार नहीं पाती थी। पर उसके पास और विकल्प भी तो नहीं था। सब कुछ ठीक था, लेकिन पुष्कर की मां को कौन समझाए। अंगद की तरह अपना पैर जमाए वो इस शादी के विरोध में कमर कसे हुए थी। डरे सहमे घर के लोग उनके खिलाफ आवाज उठाने की ताकत नहीं रखते थे। आखिर पुष्कर ने ही मां से बात की, पर उसे वही जवाब मिला जो उसने पहले भी सुन लिया था। उसने तर्क दिया कि वो ठीक ठाक कमाता है और शादी के बाद भी आराम से घर के खर्चे पूरे कर लेगा, लेकिन उसकी मां ने एक न सुनी। पाठक जी पत्नी के आगे कुछ बोलने में हमेशा से ही परहेज करते रहे हैं। पत्नी ने जो कहा वैसा ही हुआ। बड़े बेटे ने बगावत की तो उसका सारा गुस्सा उनके ही ऊपर निकला। दिन रात की कलह से अच्छा पाठक जी ने यह इल्जाम अपने ऊपर लेना ही ठीक समझा। पर अब तो सब कुछ ठीक है, फिर पुष्कर की मां इतना हठ क्यों किए हुए है। लेकिन धीरे धीरे पुष्कर की मां जान रही थी कि जंग उनके हाथ से निकली जा रही थी। उनका बेटा उसी लड़की से शादी करना चाहता था और पाठक जी उसके साथ खड़े थे। अगर बड़े बेटे का वोट भी माना जाएगा तो वो तो पुष्कर के पक्ष में जाना ही है।
पाठक जी के अनुरोध पर आखिर उन्होंने स्वीकृति दे ही दी। विवाह हुआ और बहू घर आ गई। जैसा पता ही था, शुक्ला जी शादी में कुछ ज्यादा खर्च न कर पाए, न ही कोई खास सामान ही बहू अपने साथ लाई। पुष्कर की मां एक छोटी सी लड़ाई हारी थी, उनका युद्ध तो अब शुरू होना था। पुष्कर ने मनीषा को पहले ही दिन सचेत कर दिया कि उसे मां के आदेश का पालन करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो पूरा घर परेशान हो जाएगा। वो खुद कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस घर में ऐसा ही होता आया है। मनीषा भी इस सच को स्वीकार करके ही आई थी कि उसे अब बेटी की तरह नहीं, बहू की तरह रहना होगा। आखिर सासू मां कौन सा ऐसा काम देंगी जिसे वो पूरा न कर पाएगी? पुष्कर के संदेश को मनीषा अच्छी तरह से समझ नहीं पाई थी। अगले ही दिन से मनीषा को पुष्कर की मां ने काम पर लगा दिया। मेहमान अभी गए भी नहीं थे कि सफाई से लेकर खाना बनाने और कपड़े धोने का काम उसके जिम्मे आ गया। एक हफ्ता भी नहीं बीता था कि काम वाली भी हटा दी गई। पढ़ाई लिखाई करने वाली मनीषा के लिए झाड़ू पोंछा कोई नई बात नहीं थे, लेकिन उसने ये सब किया नहीं था। सुबह उठने के बाद ही काम का जो चक्र शुरू होता तो रात 10 बजे तक ही खत्म हो पाता। पत्नी की प्रतीक्षा करते करते कभी पुष्कर खुद सो जाता और कभी बिस्तर पर लेटते ही मनीषा थक कर नींद में बेहोश सी हो जाती। छुट्टी के दिन मनीषा की जान को इतने काम होते कि वो 2 सेकंड भी पुष्कर के पास नहीं बिता पाती। ये सवाल मनीषा और पुष्कर दोनों को ही परेशान करता रहा कि क्या विवाह की यही नियति है। पुष्कर को पता था इस सवाल का उत्तर ढूंढे बिना कुछ नहीं हो पाएगा। हर दिन कोई ना कोई नया बखेड़ा पुष्कर की मां खड़ा कर देती थी। कभी बर्तन सही नहीं धुले हैं तो कभी कपड़े, कभी दाल में नमक ज्यादा है तो कभी सब्जी में कम। मनीषा के हर काम में कोई ना कोई कमी रह ही जाती। पति और ससुर जिस काम की सराहना करते, सासू से उसी के लिए उसे डांट खानी पड़ती। अब गाहे बगाहे मनीषा के परिवार और उसकी आर्थिक स्थिति की चर्चा भी पुष्कर की मां करने लगी थी। अब उसकी इच्छा होने लगी थी कि सास जी को जवाब दिया जाए। ऐसे ही किसी बात पर उसके जवाब देने को सास ने प्रतिष्ठा का विषय बनाकर जो हंगामा किया तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। मनीषा एक बार फिर चुप हो गई, लेकिन ये कोई हल नहीं है। दिन भर काम काज के बाद उसे अपने लिए 2 मिनट का समय भी नहीं मिल पाता। पति की उपेक्षा हो रही है, ये भी वो समझती थी, पर क्या पुष्कर भी उसका दर्द समझता है? वो अपनी मां का विरोध क्यों नहीं कर पाता? सही बात पर उसके साथ क्यों नहीं खड़ा हो पाता? वो जानती थी कि पाठक जी जिंदगी भर पुष्कर की मां से डरे सहमे रहे हैं, लेकिन पुष्कर? रात को कभी वो पुष्कर को देखती तो निराश होकर आंखें नीची कर लेता। वो उसका हाथ प्यार से पकड़कर उसे साहस बंधाती, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे? इस कैसे का जवाब किसी के पास नहीं था। पिछले कुछ दिनों से मनीषा रोज रात को रोते हुए कमरे में प्रवेश कर रही थी। पूछने पर कुछ भी बताने से इनकार करती। आज फिर से वही बात। पुष्कर की पूरी रात उधेड़-बुन में बीत गई। बगल में सोई बेकसूर पत्नी को कैसे समझाऊं? मां के दिल तक अपनी बात कैसे पहुंचाऊं? मां और पत्नी के बीच पुल किस तरह बनाऊं? मनीषा सो गई थी, लेकिन पुष्कर से नींद रूठ गई थी। सुबह और दिनों की ही तरह थी। पुष्कर की मां जब उठकर अपने कमरे से बाहर निकली तो पूरा घर साफ सुथरा देखकर उनका माथा ठनका। इतनी जल्दी ये सब कैसे हो गया? किचन में भी बर्तन धुल पोंछकर करीने से सजा दिए गए थे। पानी भरा हुआ था। बालकनी में कोई कपड़े धोने की मशीन से धुले हुए कपड़े निकाल रहा था। इतने में पाठक जी भी कमरे से बाहर आ गए। लेकिन जब मनीषा को पुष्कर की मां ने उसके कमरे से बाहर आते हुए देखा तो वो सकते में आ गई। मनीषा यहां है तो बाहर कौन है? तभी कपड़ों से भरी बाल्टी लिए हुए पुष्कर कमरे में आया। पुष्कर ने अपनी मां की जलती हुई आंखों में आंखें डाली और मुस्कुराया। मां तेजी से पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। पाठक जी ने पुष्कर को देखकर धीमे से सिर हिलाया और वो भी अपने कमरे में चले गए। मनीषा की आंखों में आंसू भर आए। पुष्कर उसे देखकर प्यार से मुस्कुराया और बोला, मनीषा तुम कमरे में बैठो, अम्मा और बाबूजी को चाय देकर मैं अभी आया। आज हम साथ चाय पियेंगे। और सुनो, तुमसे मुझे कुछ बात भी करनी है। मनीषा सोच रही थी, क्या अभी भी कुछ और बात बाकी है? समाधान। अभी आपने नीलिमा सिंह की लिखी ये कहानी सुनी। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।
नमस्कार।